अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अदालती महाज पर बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान को आज एक नहीं बल्कि दो बड़ी कामयाबियां नसीब हुई हैं। पहले आज सुबह 25 मई 2022 की हंगामा राई के 2 केसेस में बरी किया गया, जबकि शाम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत का परवाना आ गया कि जहां अदालत ने बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। 10 लाख के ये मचलके हैं। चीफ जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया जो गुज़श्ता रोज महफूज किया गया था। अदालत ने मुख्तसर ज़बानी फैसला खुली अदालत में सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी होने का इम्कान है। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस अब भी बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट हैं, जिसके बायस बानी पीटीआई रिहा तो नहीं हो पाएंगे, मगर आज 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत किसी रिलीफ या किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की 9 मई केसेस में हर रोज जमानतें हों या इमरान खान को अदालतों से मिलने वाला रिलीफ, हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत पर दबाव है कि बढ़ता ही चला जा रहा है और जवाबन हुकूमती शख्सियात की जानिब से इस परेशानी का इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी किया जा रहा है। आज इस केस का फैसला आने के बाद सबसे पहले तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते। आप वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। कौन है इस पाकिस्तान में इस वजारत उज़्मा से ज्यादा बड़ा जो आप पे प्रेशर डालता है और वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। मगर इस वक्त सबसे मामला ये है, ये जो ज़िले जज साहिबान का खत है ये बड़ा अहम है। दूसरी जानिब यह तासुर भी मजबूत किया जा रहा है कि अदालतें इमरान खान की सहूलतकारी में मसरूफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत और गुज़श्ता रोज जस्टिस बाबर सत्तार के चीफ जस्टिस को लिखे गए खत के बाद आज फैसल वोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जजेस के नाम सख्त पैगाम जारी किया है। खत भी लिखते हुए देखा, कल भी लिखते हुए देखा, परसों भी लिखते हुए देखा, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा। इस जवाब से अभाम और बढ़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बहुत सीधी चीज है। तो सर अब मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूँ कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। उधर नैब तरमीम के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल यानी जुमेरात को इस केस की अगली समाअत पर इमरान खान की वीडियो लिंक पे हाजिरी यकीनी बनाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह अहकामात जारी कर रखे हैं। गुज़श्ता रोज की समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला के माबैन लाइव समाअत के दौरान कुछ बहस हुई। जजेस ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा, जिसके बाद इमरान खान को अगली समाअत पर वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वफाकी हुकूमत को अहकामात जारी किए। अदालत में क्या मंजरनामा दिखाई दिया जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस काजी फायज ईसा के माबैन, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। We are allowing the request, but we would then you'll have to make arrangements for what is it called, video link wherever he is, and the video link, please have it tested and all that, so when we assemble we don't want any disturbance. The video link facility, however you want to arrange it. Next week perhaps? No, next week I won't be here, then it will get delayed. परसों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ परसों मैं चेक कर लेता हूँ। अब कल इमरान खान को वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करने के वाज़ेह अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद है, लेकिन इसी असना जेल जराए के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा और यह फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। जबकि आज एहतसाब अदालत ने जेल इंतजामिया की जानिब से अडयाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के हवाले से दी गई दरखास्त मंजूर करते हुए 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के 17 मई तक मुलतवी कर दी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को लिखे गए खत में कहा गया कि अडयाला जेल सूबे की हसास तरीन जेल है। अडयाला जेल में गुंजाइश के बरक्स 7000 के करीब कैदी मौजूद हैं। खत में बताया गया कि दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरिमान अडयाला जेल में कैद हैं। अब सियासी बैकग्राउंड रखने वाले हाई प्रोफाइल कैदी भी अडयाला जेल में हैं। खत में कहा गया कि पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला को कलअदम तंजीमों की जानिब से जेलों पर हमले के मंसूबे की रिपोर्ट मौसूल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अडयाला जेल की सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के ताउन से फर्जी मशक भी की गई है। खत के मुताबिक जेल से मुल्हिका रिहायशी इलाकों के मकीनों की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी की जा रही है। चुनाचे सिक्योरिटी इंतजामात के तनाजुर में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी की जाए। इन हालात में सवाल यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाएगी, जहां अदालत
अदालती महाज पर हुकूमत दबाव महसूस कर रही है, वहीं सियासी तौर पर भी ऑपोजिशन दबाव बढ़ाने में मसरूफ है। अब से कुछ देर पहले जमीयत-उल-फक़ह के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से इन इंतखाबात में इंटरवीन न करने का मुतालबा भी किया। इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सके। हालात भी ऐसे नहीं हैं। जिस तरह की असम्बली है ये इंतहाई कमजोर असम्बली, और हुकूमत भी मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है, बल्कि मुस्लिम लीग की तादाद हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बस ये है कि हुकूमती बेंचों में बैठी हुई है और अगर कभी तकलीफ उनको महसूस हुई तो फिर उनकी मर्जी है तकलीफ दूर करे या तकलीफ में इजाफा करे। ये नहीं कि जरूरी को खत्म करेंगे उसकी जरूरत। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालतों से एक नहीं बल्कि दो रिलीफ इमरान खान को मिले। उधर 9 मई के जो मुल्जिमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी रिहाई मिल रही है। तो क्या हुकूमत दबाव महसूस कर रही है? जी, अदालतों के जो मामलात हैं उस पर हुकूमतों के ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमें अभी भी ये तवक्को है कि आने वाले दिनों में जब ये चाहे इस जमानत के खिलाफ अपील होगी या जो दूसरा इशू होगा, क्योंकि ये जो अब तकरीबन 60 अरब रुपए जो पाकिस्तान के अवाम का हक था, वो अगर किसी जाती शख्स को उसके सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी गैर कानूनी हरकत पर जुर्माना किया था उसके लिए इस्तेमाल करने दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी चोरी है और डाका है। और अगर अदालत ने अपनी विजडम में उनको ये जमानत दे भी दी है, तो बहरहाल इस 60 अरब की पाकिस्तान के अवाम के हक की चोरी का तो जवाब देना पड़ेगा। बट सर, हैविंग सेड दैट, प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टैब्लिश नहीं कर पाई और इसी शक की बुनियाद पर अदालत की जानिब से जमानत दी गई है मानी पीटीआई को। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जजेस के खिलाफ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी गुज़श्ता रोज से हो रही हैं। कल अटॉर्नी जनरल, फिर 2 वफाकी वज़रा, आज फैसल वोडा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिससे तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं दबाव जरूर है जो महसूस किया जा रहा है। जी, पाकिस्तान में जो अदालतों के मामलात हैं, हम सब के लिए एक बड़े इत्मीनान का बायस होता कि अगर हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर कानून और जो पाकिस्तान का आइन है उसके तहत ये सारे फैसले होते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून, जिसके उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को नाहक और नाइंसाफी के जरिए पहले वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, सदारत से हटाया गया, हमसे हमारा निशान छीन लिया गया, और उसके बाद जो हमने बाद में 2022 में भी जब देखा कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पंजाब की हुकूमत में जो तब्दीली आई थी वो उसको उल्टा दिया गया और एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो लिहाजा ये किसी का ये ख्याल है कि अगर अदालतों के मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो गए हैं, तो हमें तो इसमें आज के फैसले ने भी ये जाहिर किया है कि वहां भी कोई ना कहीं खलफशार मौजूद है। नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जब आपके अगेंस्ट केसेस थे, अदालतों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, अदालतें दबाव में आके फैसले दे रही थी, तो आज अदालतें रिस्पॉन्ड कर रही हैं, सिस्टम के आगे खड़ी हुई हैं, रिटेलिएट कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अदलिया की आज़ादी में एक कलीदी कदम हो सकता है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए नून लीग को? जी नहीं, मैं तो बड़े हदब से पाकिस्तान की तारीख से कोई भी अगर जो तालिब इल्म है वो वाकिफ है, तो फिर हमें यहाँ तक हम जरूर कह सकते हैं कि जितनी कानून की हुक्मरानी उस वक्त थी जब मुस्लिम लीग नून को सजाएं दी जा रही थी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन को 22 महीने बगैर सबूत और शवाहिद के जेलों में डाला गया, उन पर बगैर सबूत और शवाहिद के फांसी के मुकदमे कायम किए गए, तो कानून की हुक्मरानी जितनी उस वक्त थी गालिबन आज भी उतनी ही है। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर उस वक्त भी अदालतें डट जाती, खड़ी हो जाती, प्रेशर बर्दाश्त ना करती, तो आपको नहीं लगता कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट? जी, अदालतों के तो डट जाने के हमने मामला देखे हैं और डिफरेंट हो सकते थे। डिफरेंट तो फिर 1958 में भी हो सकते थे जब पहली दफा पार्लियामान को गलत तरीके से घर बेचने का केस अदालत के सामने आया,
और उस वक्त अदालत ने कहा कि नजरिया जरूरत है और लेक्स पॉपुलाई वॉक्स पॉपुलाई की भी जो है आवाम की आवाज जो है वही कानून होगा और उससे जो है वो एक गैर जमहूरी अमल को लेजिटिमेसी दे दी गई। ये बात अब वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार में हिस्सेदार है और लिहाजा उनकी स्क्रूटनी भी अब उसी लिहाज से होगी। वो अब अपने आप को इस तमाम जो इक़्तिदार के झमेले हैं उनसे अलग थलग नहीं रख सकते। आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त हो या गुज़श्ता रोज़ जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त हो, अदालतों ने अपनी गलती का मदावा करने का सोच लिया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री में जो कुछ होता रहा है अब उसको करेक्ट करना है और अदालती सतह पर ठीक करेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो, लेकिन देखिए उनको जो अपनी खुद मुख्तारी का इयादा जो है वो फिर ऐसे केसेस में करना चाहिए जहां मामलात फर्क हों। अगर वो खुद मुख्तारी का इयादा जो है वो पाकिस्तान के अवाम के 60 अरब रुपए की चोरी या उस पर डाका जो डाला गया उसमें अगर खुद मुख्तारी का इयादा करना है तो इससे पाकिस्तान के अवाम को नुकसान होगा। असल तो फायदा ये है कि अदालत ऐसा हुक्म करे और अगर हुकूमत उसके रास्ते में रुकावट डाले तो वो फिर अपनी खुद मुख्तारी का इयादा करें और कहें कि हम हर सूरत ये 60 अरब रुपया पाकिस्तान के एक्सचेकर को वापस दिलाएंगे। अगर इस मामले में खुद मुख्तारी का इयादा करें तो हम सब उनके साथ हों। आप ये कह रहे हैं कि अदालत आज बानी पीटीआई या साबिक वजीर आजम की सहूलतकारी कर रही है? जी, इशारे तो इसी की तरफ मिल रहे हैं ना कि अगर खुद मुख्तारी का इयादा जो है वो एक ऐसा शख्स जो उस वक्त वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा था, मैं फिर दोहरा दूं कि ये पाकिस्तान के अवाम के 60 अरब रुपए थे जिसको मिली भगत से एक पाकिस्तानी शहरी की सहूलतकारी के लिए उसमें वजीर आजम ने और उनकी काबीना ने अपना किरदार अदा किया। तो ये एक बड़ा संजीदा मामला है और भी इशूज हैं जिनके ऊपर वो अपनी खुद मुख्तारी का इयादा कर सकते हैं, कर भी सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जो जब अदलिया के ऊपर हमला हुआ पिछली दफा तो वो खुद जिम्मेदार पोजीशनों पर थे लेकिन उन्होंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की। तो लिहाजा ये पाकिस्तान में जो अब हमारे पास सबक है और ये बड़ा एक तलख सबक है कि पाकिस्तान के अब किसी इदारे के पास भी किसी अखलाकी पेडेस्टल पर खड़े होने का जवाज नहीं रहा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी हिस्ट्री में वो अदालतें जिन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम किया, वो अदालतें इतनी ताकतवर, इतनी तवाना, इतनी मजबूत कब, कैसे और कहां से हो गई कि आज इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी? देखिए, वक्तन फक्तन तो फैसले आए हैं ना जी। आपका कुछ याद है फेमसली 1971 में आसमा जलानी का केस में फैसला आया था, तो नुसरत भुट्टो केस में फैसला आया। तो ये नहीं है कि अदालतों ने कभी भी कोई दुरुस्त फैसले नहीं दिए, लेकिन आम तौर पे वक्त के बाद फैसले दिए हैं। या अगर काजी फायजीसा केस में काजी फायजीसा साहब को खुद अपने साथी जजों के सामने खड़े होकर अपना दिफा करना पड़ा, जबकि वो उनका जो रेफरेंस था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेंडिंग था। तो वक्तन फक्तन ऐसे फैसले जरूर आए हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली अगर हम ये कहें कि जी हमारी अदालतें जो हैं उनका किबला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो गया। हमेशा ऐसे जजेस होते हैं जो कानून का इयादा करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में वो भी बाज मौकों पर जिसे हम कह सकते हैं तस्वीराती खामोशी का जो है वो मुजाहरा करते हैं। तो यहाँ जैसा मैंने कहा, यहाँ एक पाकिस्तान की जो हाकमियत है उसमें ये सब इदारे उनका हिस्सा है और वक्तन फक्तन जो है वो कुछ देर के लिए सही समझ में जाते हैं, फिर वहाँ मामला जो है दोबारा हमारे लिए मुश्किल का बायस बन जाता है। तो बहरहाल ये अगर हम अदालतें जो है वो कंसिस्टेंटली, असल में जो हमारी तवक्को है पाकिस्तान की अदलिया से वो ये कि अगर वो कोई मयार मुकर्रर करें तो फिर उस मयार पर सबको बराबर रखें। ये हमारा उनसे मुतालबा है। ये आइन में भी लिखा है, आर्टिकल 25 में, जो इक्वल ट्रीटमेंट है पाकिस्तानियों के शहरियों का। तो वो अगर 6 दिन जो है वो फैसले कहीं और हो रहे हैं और एक दिन फैसला ठीक आता है तो फौरी तौर पर हमेशा दयाने बचाना नहीं शुरू कर देना चाहिए। सर, बॉटम लाइन तो यही है कि वो अदालतें
जहां से कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिल रहा था, वो टफ टाइम तो आज भी दे रही है नून लीग की लेड कोलिशन गवर्नमेंट को। जी देखिए, तो फिर ये इसमें कहीं या तो फिर कोई सिस्टमेटिक इशू है ना कि क्या एक जमात की तरफ जो झुकाव है जो हमें नजर आता था कंसिस्टेंटली जब तक जस्टिस दयाल का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था, इसमें बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें सिर्फ चंद जजेस का मुस्तकिल तौर पे हसास केसों में मौजूद होना बेंच के ऊपर, बाज केसेस जो है उनका ना लगना और बाज का फौरन चल जाना, आखिरी दिनों में भी जिस तरह पार्लियामान के बनाए हुए कानून को उन्होंने जो है वो सेट असाइड किया। तो ये तो अब अगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसे मामलात हैं, मैं फिर कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी होती कि अगर ये खुद मुख्तारी का अयादा पाकिस्तान के अवाम के 60 अरब रुपए वापस करवाने की सूरत में आता, बजाय ये कि किसी को रिलीफ दे। साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाउंड किया हुआ है वफाकी हुकूमत को कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश किया जाए। अब कल इमरान खान साहब को वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए बजरिया वीडियो लिंक पेश करेगी या नहीं करेगी? नहीं, मुझे तो मुकम्मल तवक्को है कि वो पेश करेंगे, और अगर वो नहीं पेश करे तो फिर उनके पास कोई मजबूत कानूनी जवाब मौजूद होगा जब कल की कार्रवाई शुरू होगी। वो जवाब यही हो सकता है कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है या इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, क्योंकि इंटरनेट पे ही पेश करना है, फिजिकली तो नहीं लेके नहीं, ये इन तफसीलात का तो कल तक हम सब पर आश्कारा हो जाएंगे, लेकिन मेरी पहले यही तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया, और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि आप अपनी मुदाखलत हटा लें, इंटरवीन ना करें। तो ये प्रेशर वो भी है जो सड़क के ऊपर भी आ रहा है, यानी सड़क भी गर्म कर रहे हैं, ऑपोजिशन अलायंस भी तैयार है, मौलाना फजलुर रहमान भी मुसलसल रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि इस हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो हाउ डू यू सी दिस? जी, हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जो था वो अल्लाह ताला के करम से और मुसलसल कोशिश से वो कम होना शुरू हो गया, और वो था आटे की कीमत का, वो कम हो रहा है, प्याज और टमाटर की कीमत का, सरिये की कीमत का, सीमेंट की कीमत का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो महंगाई का एक मुस्तकिल बूस्ट था, अब उसमें बाकायदा तौर पर कमी आना शुरू हो गई है। सबसे बड़ा प्रेशर पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ का था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रिलीफ कर रहे हैं। तो ये सियासी जमातें जो हैं, मौलाना भी बहुत मोहतरम है हमारे लिए, वो इस पर एहतजाज सियासी मामलात पर करना चाहते हैं, जरूर करें, लेकिन हुकूमत का फोकस जो है वो अवाम के रिलीफ पर होगा, दहशतगर्दी खत्म करने पर होगा, और पाकिस्तान के नौजवान मर्दों खवातीन के लिए नया रोजगार करते हैं। आप समझते हैं मौलाना से एंगेज करने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल जरूरत है, और मेरी तवक्को है कि अब जबकि वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पे कुल वक्ती सियासी उमूर पर अपने मुशीर का तयन किया है राना सनाउल्लाह साहब का, तो वो जरूर मौलाना से बात करना। हम क्योंकि मौलाना और हमारा नस्ब एक ही है, लेकिन उनको चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी एक्यूजेशन ये है कि उनको उनके खिलाफ पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जताया गया, तो लिहाजा वो जो उनकी तकलीफ है जिसे वो अब नेशनलाइज कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं हर पूरे मुल्क में ऐसा होना चाहिए, भारत उन्हें जरूर एंगेज करना चाहिए और उनसे इस बात करनी चाहिए कि जिस तरफ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि नए इंतखाबात जिस इशू की तरफ मौलाना इशारिया दे रहे हैं, इसकी किसी तरह से, चाहे वो मुज़ाकरात के जरिए हो, चाहे वो ग्रैंड डायलॉग के जरिए हो, जब तक उस मामले से निपटा नहीं जाता, नए इंतखाबात किसी मसले का हल नहीं है। ठीक सर, लास्टली जैसे आपने कहा कि एंगेज करने के लिए अब सियासी मुशीर मौजूद है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कहा कि अगर ग्रैंड नेशनल डायलॉग के अंदर इमरान खान साहब हिस्सा बने तो नवाज शरीफ उनकी रिहाई के लिए भी तैयार है। ये उसूली मौक़िफ़ है नून लीग का? जी, राणा साहब ने अपनी राय दी है। इस मौक़िफ़ की डिस्कशन इंशाअल्लाह आज से 2 दिन बाद मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला में होगी, और अगर मजलिस आमला इसकी तौसीक़ करती है तो फिर ये हमारी पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
$1 अरब कर्ज के वास्ते IMF की चौखट में नाक रगड़ते, दोस्त ममालिक के सामने कर्ज के लिए कशकोल फैलाते और आलमी इदारों से मुल्की मईशत की खातिर इमदाद की भीख मांगते कंगाल मुल्क के 22,000 लोगों का दुबई जैसी महंगी जगह पर $12.5 अरब के साथ 23,000 प्रॉपर्टीज का बड़ा जाल बेनकाब हुआ है, जिसे दुबई अनलॉक्ड या दुबई लीक्स कहा जा रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के बैनर तले 58 ममालिक के 74 पार्टनर इदारों ने दुनिया भर से हजार दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी का इंकशाफ किया है। दुबई अनलॉक की तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर के चोटी के अमीर अफराद की दुबई में अरबों डॉलर्स की जायदादें मौजूद हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की $389 अरब की जायदादें होने का इंकशाफ हुआ है। इन जायदादों के मालिकान में सरे फहरिस्त रूस के ताकतवर अफराद बताए गए हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों में भारत पहले नंबर पर है, जिसकी 29,700 मालिकान की 35,000 जायदादें हैं। 2022 के आदादोशुमार के मुताबिक दुबई में भारतीयों की जायदादों की मालियत $17 अरब है। दुबई में रिहायशी जायदादों की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तान का दूसरा नंबर पर है और पाकिस्तानी शरीयत वाले 17,000 मालिकान की दुबई में 23,000 जायदादें हैं। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं, जिनकी मालियत $10 अरब है, जबकि 8,500 सऊदी शहरी दुबई में 16,000 जायदादों के मालिक हैं, जिनकी मालियत $8.5 अरब है। रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया गया है कि आलमी सरमायाकारी की फहरिस्त में दुबई में रिहायशी जायदादों की खरीदो फरोख्त में पाकिस्तान का चौथा नंबर है। सियासतदानों, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद, बड़ी कारोबारी शख्सियात और मिलिट्री अफसरान के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल है। डेटा लीक में पाकिस्तानियों को दुबई के महंगे तरीन इलाकों में बतौर प्रॉपर्टी मालिकान जाहिर किया गया है, जिनमें दुबई मरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस जे, पाम जमीरा और अलबर्शा शामिल हैं। जबकि इस रिपोर्ट में खास बात और हैरान कुन अमर यह है कि डेटा लीक्स में किसी मालियाती जराइम के पैसों से खरीदी गई जायदादों का सबूत नहीं है और ना ही आमदनी के जराए, रेंट की मद में टैक्स डिक्लेरेशन जैसी मालूमात शामिल है। और यही वो पहलू है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। दुबई लीक्स में जिन काबिल जिक्र पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं, उनमें सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों, साबिक सदर मरहूम परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, हुसैन नवाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन और अहलिया सेनेटर फैसल वोडा, PTI के शेर अफजल मरवत, फरज शहजादी उर्फ फरा गोगी, सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के 6 से ज़ायद अरकान, रिटायर्ड सरकारी अफसरान, पुलिस चीफ, सफारतकार, साइंसदानों का नाम भी शामिल है। दुबई लीक्स में नाम आने के सियासी और गैर सियासी शख्सियात की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आने का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले सेनेटर फैसल वोडा की जानिब से खबर ब्रेक की गई थी कि दुबई लीक्स आ रही हैं और इस पर अपने रद्द-ए-अमल में उनका कहना था कि जरा वो क्या कहते हैं, जरा इसको कैसे काउंटर करते हैं, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर मैंने कुछ डिक्लेयर की तो आपने निकाल लिया, तो मेरी डिक्लेरेशन से जो मैंने कागज दिया, कागज जो कागज में लिख दिया वो आपने बता दिया। लेकिन इसकी कॉनेटेशन और इसकी सारी गेम जो है वो गेम मैं कल आपके सामने एक्सपोज कर चुका हूँ। पर लीगी रहनुमा और वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहना था कि ये बड़ी खबर डब्बा फिल्म पहले भी चली हुई है, वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई बात क्या है। लगता है कि 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और उसकी फंडिंग भी वही वारदातिये कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुबई लीक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर है। जायदाद 2017 में खरीदी। प्रॉपर्टी लीक से मुताल्लिक वजाती बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निगरां वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से जमा कराए गए गोशवारों में भी इस जायदाद को डिक्लेयर किया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि एक बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में नाम आने पर वजाहत जारी की गई। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बदर का कहना है कि बिलावल और आसफा भुट्टो के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से मौजूदा खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही कुछ गैर कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि दुबई में अपार्टमेंट का मालिक हूँ। उनका कहना था कि दुबई में प्रॉपर्टी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। हुकूमती साइड से दुबई लीक्स अंदाज में देखा जा रहा है, वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। पॉलिटिकल अपोनेंट्स इसको दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और अपोजिशन में शामिल जमातों की जानिब से भी इसे सियासी बयानिए के तौर पर भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। दुबई लीक्स में हाई प्रोफाइल शख्सियात के नाम सामने आने के बाद सवालात तो बहुत सारे हैं, मगर सादा सवाल यह है कि बैरून मुल्क जायदाद का मालिक होना बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है और ना ही पाकिस्तान से बाहर जायदाद का मालिक होना गैर कानूनी सरगर्मी है। तो फिर दुबई लीक्स में ऐसा क्या है जिसे तहलका कहा जा सके? बैरून मुल्क काम करने वाले बहुत से अफराद के पास जायदादें हैं और इन लोगों ने जायदादें आमदन पर टैक्स अदा करके खरीदी हैं, तो फिर इसमें गैर कानूनी क्या है? सवाल तो यह भी है
कि इस डेटा लीक्स में शामिल अफराद से मुतालिक उनके नामों और प्रॉपर्टीज के अलावा उनकी दुबई में रिहाइश या फिर इकामा से मुतालिक कोई तफसील मौजूद नहीं है। और रिपोर्ट मुरतब करने वाले इदारे का कहना है कि इस मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात के आला हुक्काम की जानिब से उन्हें कोई ताउन फराहम नहीं किया गया। तो फिर इन प्रॉपर्टीज पर टैक्स का तयन कौन और कैसे करेगा? अलबत्ता चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अमजद टवाना का मौक़िफ़ ज़रूर शामिल किया गया है, जिनका कहना है कि अगर इन अफराद का मुकम्मल डेटा जिसमें दुबई में उनकी रिहाइश और इकामा जैसी तफसीलात मौजूद हों तो ही बताया जा सकता है कि किस पर टैक्स कितना लागू होता है और किस पर टैक्स लागू नहीं होता। इस मुतालिक टैक्स कवानीन में कुछ तब्दीलियां भी नागुज़ीर हैं। इस मुतालिक साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर शबर जैदी ने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि सियासतदान ये बताए कि जिन पैसों से जायदादें खरीदी वो पैसा आया कहां से। साबिक चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि दुबई हुक्काम से कहा था कि जिन पाकिस्तानियों के पास इकामे हैं उनकी फहरिस्त दें। मेरे लिस्ट मांगने पर दुबई हुक्काम शिकायत लेकर इमरान खान के पास पहुंच गए। शबर जैदी ने बताया कि इमरान खान ने कहा कल हम उनसे $1 अरब लेकर आए हैं, उनसे पंगा मत लो। उन्होंने मजीद कहा कि दुबई लीक्स पहला ओवर है, अभी 20 ओवर्स आना बाकी हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो दुबई लीक्स से मुताल्लिक हैं। और फिर ये लीक्स सामने आने के बाद जब लोग कह रहे हैं कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्या पाकिस्तान की जो टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग है या टैक्स कलेक्शन है उसमें कोई इजाफा हो सकता है? इस वक्त हमारे इक़्तिसादी अमूर टैक्स एक्सपर्ट अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुबई अनलॉक्ड या दुबई लीक्स नामी ये जो लीक्स सामने आई हैं उसमें कुछ लोगों के नाम और उनकी प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो डिक्लेयर्ड है, ड्यूली डिक्लेयर्ड इन एफबीआर। तो क्या इसको कोई बहुत बड़ा तहलका या कोई सनसनीखेज इंकशाफ कहा जा सकता है या फिर इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने देखिए, हम सिर्फ जाते हैं हाई प्रोफाइल के ऊपर और हमें मेरा ख्याल है ये देखना होता है कि जी हम एक ऐसी न्यूज़ फ्लैश करें कि जहाँ से हमारी रेटिंग बढ़ जाए। हमें ये फिक्र नहीं होती है कि हमारी कंट्री की इकॉनमी बढ़ जाए। तो मैं ये समझता हूँ, कल रात से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये जिन लोगों की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो हाई प्रोफाइल हैं या लो प्रोफाइल हैं, उन सबको अगर जिसके रिटर्न में ये मौजूद हैं तो उसको 100 बिस्मिल्लाह। अगर जिसके रिटर्न में मौजूद नहीं है तो उसको आप नोटिस दें और रिकवरी करवाएं और प्रोसीडिंग पे लेके चलें। आपके लॉ के अंदर 2018 में हमने एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट की थी कि अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट डिक्लेयर होगी तो जिस साल ये डिक्लेयर होगी, अनअर्थ होगी, उस साल के 1 साल पहले में हम उसको ऐड कर सकते हैं और नोटिस आपको दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लीक्स आपको बड़ी कारामत साबित होंगी। और ये हम कहते थे कि दुबई में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानियों की हैं, मगर हमारी गवर्नमेंट इस बात से कतराती थी कि किस तरीके से हम उसको नैप करें। देखिए, लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने ख़ुद भी मैं एज ए मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे था तो मैं कहता था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया है यूएई गवर्नमेंट के साथ कि वहाँ पर अगर किसी की इन्वेस्टमेंट $5 मिलियन से ऊपर है तो यूएई गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन टू द इंडियन गवर्नमेंट। हम भी अगर मुआहदा कर लेते उस वक्त जब मैं कह रहा था, और अगर अब हम अभी भी कर लें तो मेरा ख्याल है हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमारे जो टैक्स प्रोजेक्ट्स हैं, 2019 में एक ट्रीटी है जो बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अमजद टवाना का जो वर्जन इसमें सामने आया है वो कहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट है। ये पता लगाने के लिए कि किस पर कितना टैक्स लागू होता है उसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन रेजिडेंट्स हैं, कौन इकामा होल्डर्स हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो यूएई हुक्काम है हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते, बावजूद इसके कि हमारी और उनके माबैन 2019 में एक ट्रीटी मौजूद है। देखिए, जो ट्रीटी की रेसिडेंस की डेफिनेशन होती है वो प्रिवेल करती है, और अगर कोई लोकल डेफिनेशन आपके पास है, उनकी लोकल डेफिनेशन में रेसिडेंस उसको कहते हैं जो वहाँ का अकामा होल्डर है। तो अगर पाकिस्तान से कोई जाता है और एमिरेट्स आईडी ले आता है और अपना अकामा वहाँ बनवा लेता है तो उनके नज़दीक ये उनका रेसिडेंस है, और वो रेसिडेंस की इत्तला उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आप स्पेसिफिक ना माने। आपने ये शेड्यूल देखा होगा, शेड्यूल के अंदर जो चीज़ है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नज़र मुझे कहीं नहीं आई है, और वहाँ पर एक लिखा हुआ है कंट्री ऑफ रेसिडेंस में, कहीं दुबई लिखा हुआ है, कभी कहीं पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या शहरों का है। जो मोबाइल नंबर हैं बहुत सारे यूएई के नंबर हैं और बहुत सारे पाकिस्तान के नंबर हैं। मैं आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की मिसाल है, वो मेरा ख्याल है 1998 से यूएई में,
और 1998 से लेके आज तक वो पाकिस्तान का टैक्स रेसिडेंस नहीं बना। सर इस पे कथा कलामी के लिए मेरा ख्याल माजर है- साबिका चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब का स्टेटमेंट भी आया है। वो कहते हैं कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने कोशिश की थी, तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये कहा था कि चुप करके बैठ जाओ, हमें उनसे कुछ $3 बिलियन चाहिए, यूएई से हमें कुछ पैसे चाहिए, हमारे ताल्लुक खराब होंगे, इसलिए वो काम वहीं पर ठप हो गया था। ये साबिका चेयरमैन एफबीआर कह रहा है। नहीं, मैं आपको कहता हूँ, मैं थोड़ी सी हकीकत बता देता हूँ। शब्बर हमारे साहब बड़े हैं, शब्बर साहब ने इनको ये कहा था कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार थे। आपकी ट्रीटी में मैंने आपको जो ये सुकम बताए हैं कि ये रेसिडेंस की जो डेफिनेशन उनके लॉ में डिफरेंट है, हमारे लॉ में डिफरेंट है, तो वो वहाँ की जब ये इस किस्म की बात होती है तो लोकल लॉ जो आपका होता है ना वो प्रीपोटेंट होता है। उसके तहत उन्होंने ये आपको कहा कि जी हम जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि किसकी क्या एसेट्स हैं। मैंने आपको अभी एक बात की, शब्बर साहब मेरा ख्याल है हमारे बड़े हैं, मगर फिर भी उनको ये सोच के बात करनी चाहिए थी। लेकिन सर ये तासुर तो खासा तकवीयत पकड़ रहा है कि दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, जिसमें लोग कैश भर भर के तैयारों में लेके जाते हैं और वहाँ पर एक पैरेलल सिस्टम मौजूद है कि आप कैश में भी बाइंग कर लेते हैं और आप सिस्टम में नहीं आते हैं। तो ऐसे में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो तो नहीं, जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ से कैसे चली गई, ये ग्रे एरिया है। तो फिर उसमें हम अपने टैक्स लॉज में क्या कोई है, जैसे हम जो टवाना साहब कहते हैं हमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। देखिए आप अमेंडमेंट क्या करेंगे, टिवाना साहब मेरे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे साथी भी रहे मेरे, तो मैं वो आप जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं पहले ऐसी अमेंडमेंट मत कीजिएगा जैसे ताजिर दोस्त स्कीम की या ये सिम बंद करने वाली की थी। आप अमेंडमेंट करें, बिलाशुबा आप स्टेक होल्डर से डिस्कस कर लें। पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्राइमा फेसा इन्फॉर्मेशन है, जिन जिन के नाम है आपके पास उनकी डिटेलें मौजूद हैं। अगर वो आपका टैक्स पेयर है, अगर आपका टैक्स पेयर है तो आप निकाल लें कि जो प्रॉपर्टीज ये डिस्क्लोज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज इनके टैक्स रिटर्न में मैच करती हैं कि नहीं। FATF में अमेरिका तो नहीं है, बट कंडीशनें सारी हम पे लागू करवानी होती हैं तो यूएस भी आता है इसमें। तो ये तो पूरा एक सिस्टम, इको सिस्टम आपका पूरा ख़राब है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। यूके को भी अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक सर, कैसे नहीं हो सकता कि एक तरफ मैं FATF में वाइट लिस्ट पे हूँ और दूसरी तरफ मेरे पास एक आइलैंड हो, तो कल मैं भी मनोड़ा आइलैंड बना लूंगा। मैं कहूँगा जी ये मैं क्या करूँ, मनोड़ा आइलैंड है, हम क्या करें इसको, उधर जो भी आएगा इन्वेस्टमेंट। यूएई भी ग्रे लिस्ट में था सर, FATF की ग्रे लिस्ट में यूएई था, ग्रे लिस्ट से निकला, वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, देखिए रियलिस्टिकली तो आइडियली तो हमें ये लगता है कि जी ये जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, चले हमारी जो टैक्स बेस ब्रॉडन होने में या मजीद लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे आइडियली, बट प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल कीपिंग इन व्यू ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियोज जो हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है आपको कि ये फ्रूटफुल होगा? ये बहुत आसान है। इसकी वजह ये एक रिपोर्ट आपके पास तैयार है, रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की इंटरिम रिपोर्ट है, तैयार है। मैंने मेरी टीम के साथ 100 प्रोफेशनल्स थे हमारे पास और डिफरेंट स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर थे, पाइट था, SDPI, OICCI, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ICMA, ICAP, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, लाहौर टैक्स बार और कराची टैक्स बार, हर कोई मौजूद था। और वो इनपुट थी जो आज तक पाकिस्तान में इससे पहले नहीं आई थी। तो वो रिपोर्ट है, उसमें हर चीज़ का सादा हल दिया हुआ है। ये जितने आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे ना, मेरा ख्याल है इतना आप अपना टाइम भी लूज़ करेंगे और एनर्जीज भी लूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो आसान काम करना है, क्योंकि आपकी ग्रे इकॉनमी बड़ी है, वो सिस्टम के अंदर पैसा नहीं है। अब मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता हूँ, उस किस्म के आपने टैक्सेस लगाए हैं कि एक बंदा कैश में डील करना प्रेफर करता है, बोला यार मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में आऊँगा तो एक मैं फाइनेंशियल ट्रांसफ़र करूँगा थ्रू क्रेडिट कार्ड या थ्रू अकाउंट टू अकाउंट या थ्रू QR कोड, तो आप मुझ पर FED लगाओगे। तो यार इस सिस्टम से आप नहीं लगा सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई की चक्की में पिसे गरीब आवाम के लिए माशी घुटन ज़दा माहौल में एक ठंडी हवा का झोंका आने को है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 मई से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कमी के इम्कानात आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में $6.32 फी बैरल कम होने के बाद पैदा हुए हैं, जो अब तकरीबन $99.93 फी बैरल तक पहुंच गई हैं। डीजल की कीमतों में भी 9.70 यानी ₹9.70 फी लीटर की कमी की तवक्को की जा रही है और आलमी सतह पर डीजल की कीमत में $99.08 फी बैरल
पर ये कीमत आ गई। और आज शब 12 बजे अगर ये अच्छी खबर सामने आती है तो रवा माह ये दूसरा बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि हुकूमत ने 30 अप्रैल को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 74 पैसे तक कमी का ऐलान किया था। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे, डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दी गई थी। और कमी इम्कानात ये हैं कि आज शब 12 बजे जब पेट्रोल की नई कीमतें आएंगी तो तकरीबन 11 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।